नमस्कार, मैं गालिब सिद्दीकी एवीएन न्यूज़ से। एवीएन न्यूज़ के खास कार्यक्रम रूबरू में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र के विधायक अमित कुमार यादव मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है रूबरू कार्यक्रम में आपका अमित जी। तो हम जानना चाहेंगे कि दूसरी पारी का विधायकी जो है वो कहाँ तक सक्सेस रहा आपका अभी हम लोग निश्चित रूप से दूसरी बार चुनाव जीते हैं। पहली बार 2010 में मैं चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट से जीता। 2014 में मैं चुनाव हार गया था और फिर 2019 में मैं इंडिपेंडेंट के तौर पे, चूँकि पार्टी ने मुझे उम्मीदवार नहीं बनाया, तो मैं इंडिपेंडेंट रूप से मैं चुनाव लड़ा और इस बार मैं जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीता हूँ। ये 2 साल का जो कार्यकाल हम लोग का रहा, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये काफ़ी बुरा कार्यकाल रहा। अभी तक 2 साल के कार्यकाल में कोरोना को लेकर नहीं, कोरोना को लेकर भी कहें या सरकार की उदासीनता कहें, सरकार के जो कार्यकाल का जो स्वरूप है, चूँकि कोई भी विधायक जो कार्य करता है वो सरकार के दिए हुए योजनाओं का कार्य करता है, चाहे विधायक फंड हो, चाहे सरकार के दिया हुआ रोड हो, पुल हो, या फिर चेक डैम हो, तालाब हो, और सारे विकास के जो भी कार्य हो सकते हैं। लेकिन इस सरकार में 2 सालों में कोरोना ठीक एक बहाना था, लेकिन कोरोना काल का अब वो साया ख़त्म हो चुका है और हम जनता को कब तक कोरोना काल का बहाना देते रहे। अब एक मैं छोटी सी बात आपको उदाहरण के रूप में लेता हूँ। पहले की सरकार जब भी हो, चाहे अर्जुन मुंडा की सरकार हो, 2010 के सरकार में हम लोग रहे थे, चाहे शिबू सोरेन जी की सरकार थी, उस समय राष्ट्रपति शासन 2-3 बार लागू हुआ, फिर हेमंत जी का सरकार था, तो वो जो 5 साल का टेन्योर था, और या तो फिर 2014 से आप 19 ले रघुवर जी का जो सरकार था, पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें जो डेवलपमेंट के कार्य हुए, जो जनता का विश्वास को लोगों ने जीता, और उससे ठीक विपरीत अभी स्थिति है यहाँ पे। सरकार की बहुमत की सरकार है, सब कुछ इसके पक्ष में है। इसके बाद भी आज के दिन में कोरोना को लेकर बहाना, तो कोरोना ठीक है, विकास के कार्यों में आपके पैसे नहीं इन्वेस्ट हो पा रहे हैं, आप विकास के कार्य नहीं कर पा रहे हैं, ये कोरोना का सब्जेक्ट हो सकता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि अभी जो हम लोग का उत्तरी छोटा नागपुर का 7 जिला जो आता है, उत्तरी छोटा नागपुर का 7 जिला जो आता है, जो बिजली के क्षेत्र में डीवीसी के कमांड एरिया में पड़ता है। अब डीवीसी को और बिजली को कोरोना से क्या लेना देना। आज जो बिजली की स्थिति आप हजारीबाग में है, हजारीबाग मुख्यालय में है, कमिश्नरी है, ये उत्तरी छोटा नागपुर के कमिश्नरी है, और यहाँ भी है, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 10-12 घंटा बिजली बहुत ज़्यादा आपको अगर मिलती होगी तो अब वही हाल है गाँव में, ग्रामीण में। बरही चल जाइए, कोडरमा चल जाइए, धनबाद चल जाइए, गिरिडीह चल जाइए। अब इस बार मैं आपको एक और अचीवमेंट में पब्लिक का बताता हूँ कि इस बार लगभग 90% लोग बिजली बिल जमा कर चुके। सरकार का इतना प्रेशर था, केस मुकदमा ये वो फलाना ढिकाना करके लोगों ने 90% बिजली बिल जमा कर दिया। अब मैं जानना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कि ये जनता की पैसा जो आप बिजली बिल के नाम से लिए, पैसा गया कहाँ। डीवीसी का कहना है कि मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, मैं इसलिए बिजली नहीं दे रहा। तो ये पैसे जो इतने इकट्ठे हुए, वो पैसा गया कहाँ। तो जिस विषय से, जिस सब्जेक्ट से सरकार को और कोरोना को कोई लेना देना नहीं है, वो सब्जेक्ट आज के दिन में आम आदमी को क्या चाहिए? बिजली, पानी, सड़क, अच्छी सड़क चाहिए, शिक्षा चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। आप इस सरकार को देखो तो सभी जगह पे एक फेल है। तो हम कह सकते हैं कि ये 2 साल का जो कार्यकाल रहा, सो निश्चित रूप से कोरोना भले एक बहाना हो, लेकिन अच्छा नहीं है राज्य के हित में या क्षेत्र के हित में। भाजपा के दौर में जब आप विधायक बने थे, और क्या कमियां रहेगी जो दूसरी बार आपको भाजपा से मुंह मोड़ना पड़ा और निर्दलीय? देखिए, मुझे भाजपा से अहम सवाल है ये। भाजपा से मैं मुंह नहीं मोड़ा, ये सबको पता है, पार्टी को भी पता है, आपको भी पता है, जनता को भी पता है। कुछ राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनती है कभी कभी कि पार्टी को कुछ ऐसा निर्णय लेना पड़ता है। शायद उस निर्णय में मैं पार्टी पे खड़ा नहीं उतर पाया, और पार्टी चूँकि सिर्फ अमित यादव को नहीं देखती है, पार्टी का अपना कुछ कमिटमेंट रहता है, पार्टी का कुछ अपना सिद्धांत रहता है। उस लाइन पे मैं शूट नहीं किया पार्टी को। आपके पापा भी रह चुके हैं। हाँ, निश्चित रूप से उसमें निश्चित रूप से ये सब सारी बातें हैं,
लेकिन मैंने पहले भी कहा आपको कि पार्टी में बहुत सारे कुछ ऐसा विषय कभी कभी आ जाता है कि पार्टी को कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। ये पार्टी का इंटरनल बात है, पार्टी से मैंने मुंह नहीं मोड़ा था। अच्छा, डबल लहजे में आजकल सुना जा रहा है कि आप दोबारा से भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। नहीं, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट चुनाव जीता हूँ और मैं अपना पूरा कार्यकाल इंडिपेंडेंट के तौर पे ही रखूँगा। लेकिन अभी कभी कभी कुछ परिस्थितियाँ आ जाती है, जैसे लोग क्या कहना है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के करीब है, चाहे भारतीय जनता पार्टी में विधायक जी जाना चाहते हैं, तो ऐसा विषय नहीं है। मैं एक छोटा सा विषय बताता हूँ। राज्यसभा का चुनाव था तो मैंने भारतीय जनता पार्टी को अपना मतदान किया, तो हमारे पास जो विकल्प थे वो खुले थे। हम लोगों ने अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं से भी बैठ के पूछा था, चूँकि कोरोना काल था तो मैंने बड़ी रैली बड़ी आम सभा करके तो नहीं बात किया, लेकिन मैं प्रमुख कार्यकर्ताओं से मीटिंग किया। मैंने पूछा कि ऐसा ऐसा विषय है, हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो निश्चित रूप से लोगों ने कहा कि यहाँ पे कौन चुनाव लड़ रहा है, नहीं चुनाव लड़ रहा है, उससे आपको नहीं देखना है, हमें देश का राष्ट्र का हित देखना है। तो ऐसी स्थिति में अगर एक वोट हम दे भी देते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को, तो उसके एक सीट से कुछ होना जाना नहीं है। दूसरा, अगर आप वोट डालते हैं कांग्रेस का तो उसका प्रत्याशी जीतने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्यों नहीं हम भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट डालें। तो ये सारे लोगों का निर्णय था और जो हम लोग को उचित लगा। निश्चित रूप से आज देश की आवश्यकता थी मोदी जी को बहुमत में आना, बहुमत उनको मजबूत करना, तो ये विचार से हम लोगों ने दिया। और ऐसा भी नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया तो मैं उसका हो गया, ऐसा भी कुछ नहीं है। जनता ने कोरोना गाइडलाइंस को लेकर कुछ अहम सवाल है कि जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ गाइडलाइंस का पालन नहीं होता है। देखिए, कोरोना का विषय जो इस बार का कोरोना है, तो इसमें अगर कहें तो लॉकडाउन इस बार की बात नहीं, हमेशा देखिए तीसरा लहर है ये, लेकिन बंगाल में भी चुनाव हुआ, तीसरा लहर है। तो इसमें आप एक बात आप मान के चलिए कि फर्स्ट लहर में जो मोदी जी ने निर्णय लिया, सच्चाई कहाँ तक है? मैं पूरी बात बता देता हूँ आपको कि जो फर्स्ट जो मोदी जी ने निर्णय लिया था पूरे राष्ट्र में, जो लॉकडाउन उन्होंने लगाया था, वो निश्चित रूप से 200% सत्य किया था, उन्होंने सही किया था। उस समय लोग डरे हुए भी काफ़ी थे और सरकार को कुछ ऐसा निर्णय लेना चाहिए था कि जिसमें काफ़ी लोगों का जान माल का कम नुकसान हो। सेकेंड लहर में थोड़ा सा इसमें जल्दबाजी हुई और स्थिति खराब हुई, काफ़ी स्थिति खराब हुई। अच्छे लोग हमारे बीच नहीं रहे, डॉक्टर नहीं रहे, टीपीसी जैसे मुखर पत्रकार हमारे बीच नहीं रहे, बहुत सारे ऐसे नेता हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन जो गाइडलाइन है तो उस स्थिति में बहुत राज्यों में कठोरता से पालन हुआ, बहुत राज्यों में लेट से हुआ। जैसे कि बंगाल में चुनाव पहले से सुनिश्चित था, तो चूंकि बंगाल जैसे प्रदेश में चुनाव को स्थगित करके भी लॉकडाउन लगाना उचित नहीं था, तो परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती कभी कभी कि सारा चीज़ नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी और राज्यों में हम लोगों ने देखा, झारखंड राज्य में ही कठोरता के साथ उसको लागू किया गया, बिहार में लागू किया गया अच्छे से। तो ये सब अपने अपने राज्य के अपने अपने थोड़ा सा परिस्थितियाँ आती है। इसके बावजूद भी मुझे जहाँ तक ख्याल है, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, पंचायत के चुनाव उत्तर प्रदेश में वो पिछले लॉकडाउन में हुए थे, और हमारे राज्य में झारखंड में ऐसे भी लोग ऐसे स्थिति में भी चुनाव नहीं करा पा रहा है। तो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, सबकी अपनी अपनी सोच है। अच्छा, भाजपा का मान लिया, चलिए आपने जैसा कहा कि नहीं मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, और भी पार्टीज का तो ऑफर आता ही रहता होगा। हाँ, बहुत सारी पार्टियों का ऑफर आया, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी आया, कांग्रेस का भी आया, राष्ट्रीय जनता दल का भी आया, तो ऑफर बहुत सारे हैं। लेकिन तो आने वाले चुनाव में क्या आप निर्दलीय ही रहिएगा? अभी ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि निर्दलीय ही रहेंगे, लेकिन निर्दलीय से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे अगर परिस्थिति बने तो फिर से निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। हमारी झारखंड सरकार के बारे में जो कार्य कर रही है वो, उससे कहाँ तक खुश हैं आप? मैंने तो पहले ही इनका बखान कर दिया आपके इनके 2 सालों के कार्यकाल का। ये सरकार परिवारवाद में लगी हुई है, परिवार संभालने में लगा हुआ है, और दूसरा जो सबसे इनका प्रमुख कार्य है वो ट्रांसफर पोस्टिंग में लगा हुआ है। आज आप थाना जाइए, ब्लॉक जाइए, जिला जाइए, अनुमंडल जाइए, किसका पोस्टिंग कब होगा, किसका ट्रांसफ़र कब होगा सो पता नहीं। ट्रांसफ़र तो हो जाएगा, लेकिन पोस्टिंग कब होगा सो आपको पता है क्या स्थिति है। सो बिना पैसे के यहाँ पे एक भी पोस्टिंग नहीं होते। आज रजिस्ट्रार नहीं है आपके यहाँ, जो रजिस्ट्री में रेवेन्यू गवर्नमेंट को आता है, बरी में रजिस्ट्रार नहीं है। आप एसडीओ का मैं उदाहरण देता हूँ, बरी एसडीओ का उदाहरण देता हूँ। एसडीओ मैडम बाय नेचर, बाय नॉलेज जो भी अच्छी हैं, लेकिन आप सोचिए कि जो वीडियो रही है लगातार, उसका सीधा एसडीओ में पोस्टिंग हो गया। आप समझ सकते हैं कि कार्यशैली का क्या स्तर है इस सरकार के। अभी आप कोडरमा चले जाइए तो एक भी स्कूटी इंजीनियर नहीं है पूरे ज़िले में,
पूरे जिले में एक भी स्कूटी भी इंजीनियर नहीं है। आप बताइए क्या काम होता होगा। जयनगर ऐसा बड़ा प्रखंड, वहाँ पे बीडीओ नहीं है, सीओ नहीं है, अभी भी प्रभार से चल रहा है। तो ऐसे कई एक उदाहरण हमारे पास हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब सरकार का सिस्टम नीचे से ही फेल है तो सरकार कहाँ तक अपने आप को, आप समझ, एक बात मैं उदाहरण के तौर से देता हूँ आपको। हम लोग का 2 साल बीत गया। पिछले बार रघुवर दास की सरकार 1 साल में कहाँ विधायकों को 40 किलोमीटर देती थी सड़क, सभी विधायकों को 81 के 81 विधायकों को 40 किलोमीटर हर एक साल सड़क देती थी, हर एक साल एक पुल देती थी। इस सरकार में क्या हुआ, अगर हम अभी 2 साल की बात करें तो 1 साल में सभी विधायकों को 3 किलोमीटर सड़क मिली। अभी जो हम लोगों को सड़क मिली 81 विधायक का, वो 3-3 किलोमीटर सड़क अगर हर साल जोड़े तो इस बार 6 किलोमीटर सड़क मुझे मिली है। मात्र 2 साल में 6 किलोमीटर सड़क और एक पुल, ये सरकार का विकास। विधायक जी, आपकी बातों से तो बहुत कुछ जाहिर भी हो रहा है, लेकिन आप कुछ कह नहीं पा रहे हैं, है ना। नहीं, मैं जो भी स्पष्ट कह रहा हूँ, एक तरफ शोले में जो डायलॉग था उस तरह से भाजपा की तारीफ भी कर रहे हैं। नहीं, देखिए, भाजपा की भी मैं बुराई कर रहा हूँ। अभी हम लोगों का बैठक है 20 तारीख को, दिशा की बैठक है। मैं वहाँ तो स्पष्ट रूप से माननीय जयंत सिन्हा जी से ये जवाब मांगूंगा कि जो बिजली हम लोग को मिलता है वो डीवीसी से मिलता है, और डीवीसी भारत सरकार के अधीन है। क्या रघुवर दास जी के सरकार में बिजली बिल बकाया नहीं था क्या? लेकिन भारत सरकार में, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो दोनों में टाई अप हो जाता था। क्यों अभी ये परिस्थिति नहीं हो सकती? क्या सिर्फ विधायक ही वोट लेके चुनाव जीता है? क्या सांसद चुनाव नहीं जीता है क्या वोट लेके जनता को? और क्या उनके जनता को बिजली की आवश्यकता नहीं है? तो आज राज्य में 12 विधायक हैं, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। क्या इन सांसदों की जिम्मेवारी नहीं बनती है क्या कि लोगों को कैसे बिजली मिले यहाँ 7 जिलों में? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के भी जो सांसद हैं इसके लिए दोषी हैं आज के दिन में। आज अगर गाली सुनने की बारी आती है, सिर्फ विधायक गाली सुनते हैं, मुखिया गाली सुनता है कि बिजली नहीं है। क्यों? सांसद की जिम्मेवारी नहीं है, भारत सरकार की जिम्मे है डीवीसी। तो ये सांसद को जिम्मेवारी लेनी चाहिए, और आने वाले दिनों में जो हम लोग 22 तारीख को, इसमें सांसद को जवाब देना पड़ेगा। हमारी बैठक वहीं से प्रारंभ होगी कि बिजली क्यों नहीं, इसके लिए आपकी क्या जिम्मेवारी बनती है, आप हमको खुलासा करें। तो विधायक जी, हम हमेशा देखते आए हैं कि आप अपने क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहे हैं। आगे और क्या क्या मोटो है आपका, क्या क्या काम? देखिए, हम लोग का अभी, देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अभी विधानसभा में काफ़ी बहस हुई हमारी सरकार का जो उत्तर दे रहे थे संबंधित मंत्री। हम लोगों के यहाँ अभी नगवा से NH2 जो नगवा है, वहाँ से इचाक और इचाक से दरिया होते हुए जो सड़क बनना है PWD का, RCD का, आप देखे होंगे कि जन आंदोलन उसमें कितना भयानक हो रहा है। लगातार मंत्री से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री से हम लोग मिल रहे हैं, लिख के हम लोग दे रहे हैं। इसके बावजूद भी सरकार का ये उदासीन रवैया, और ये ऐसा प्रमुख सड़क, ये हम लोगों का पूरा इचाक प्रखंड जोड़ता है, बिल्कुल, फिर वहाँ से हम लोग सीधा बरकट्ठा निकल जाएंगे। तो ऐसे ऐसे प्रमुख सड़क को ये सरकार नज़रअंदाज करती है। हमारे यहाँ जयनगर में एक प्रमुख सड़क है जो कि चंदवारा NH33 चंदवारा से लेकर के वो कांको होते हुए शर्मा टाउन जयनगर तक जाती है। उस सड़क को PWD में हम लोगों ने 68 करोड़ का एस्टिमेट बनाया, वो भी उदासीन है। हम लोग के यहाँ तिलैया डैम से एक जो गेपहाड़ी कलाबाद होते हुए तुर्गबाद होते हुए जो सड़क बेड़ो कला तक निकलती है, वो सड़क हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो काफ़ी कार्य क्षेत्र में, काफ़ी अभी पानी का, जल स्रोत का ये स्थिति, इतनी बारिश होती है हमारे यहाँ क्षेत्र में, लेकिन पानी अगर खोजने जाए गेहूं पटाने के लिए बीच में हाथियों का आतंक भी बहुत काफ़ी उसको लेके भी हम लोगों ने विधानसभा में इस बार बात रखा कि जो 4 लाख रुपए उसको मिलते हैं मुआवजा के तौर पे, और 4 लाख रुपया मिलता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, चलिए ठीक है, 1 मिनट के लिए हम इसमें सेटिस्फाई भी हैं, लेकिन अगर फसल का बात करिएगा तो 9,000 रुपये और 8,000 रुपये हेक्टेयर की बात करता है। अब 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है। 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है, और 2.5 एकड़ में अगर हम फसल लगाएंगे तो क्या 8,000 रुपये मूल्य होगा उसका? तो ये सब विसंगतियां हैं। अभी इसको लेकर हम लोगों ने सरकार, सबसे बड़ी समस्या जो बरकट्ठा में है, GT रोड को लेकर, सौंदर्यीकरण को लेकर, या फिर जो भी रोड बन रहा है वहाँ पर, देखिए, तो वहाँ पर हादसे अभी तक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आए दिन क्या रोजाना का खबर आता है कि हादसा हो गया। देखिए, NH2 में जो कार्य हो रहे हैं, 6 लाइनिंग का कार्य, ये गलत कॉन्ट्रैक्टर के हाथों में ये काम चला गया है। एक तो रिलायंस के हाथों में चला गया, जो डूबते हुए नैया पे वो सवार कर रहा है, और ये काफ़ी कम रेट में वो लिया। तो जैसा तैसा ठेकेदार को, लोकल ठेकेदार को हम समझिए कि पकड़ के वो काम दे दिया, और वो जो ठेकेदार आया हुआ सिर्फ कंप्यूटर और लैपटॉप लेके आया हुआ है, वो पूंजी पखार यहाँ की जनता से भी वसूल रहा है।
तो काफ़ी दयनीय स्थिति है। अभी पिछले बार हम लोग तुलना करते हैं कि 2000 में जब हमारी सड़क बन रही थी तो हम लोग के तरफ HCC कंपनी रोड बना रही थी, तो हम लोग का स्थिति बहुत अच्छा था, L&T बना रहा था जॉइंट वेंचर पे जी। और बगोदर की तरफ बहुत ही खराब बन रहा था। तो हम लोग को लगता था कि चलो हम लोग का कम से कम अच्छा कॉन्ट्रैक्टर अच्छा रोड बना रहा है। इस बार हम लोग उल्टा गच्चा खा गए हैं। उधर दिलीप बिल्डकॉन ने इतना सुंदर सड़क बनाया जिसका कोई हिसाब नहीं है, और ये जो आया कभी यहाँ गड्ढा खोद देता है, कभी वहाँ गड्ढा खोद देता है। आम दिन उस पर घटनाएं दुर्घटना होती रहती है। तो हम लोग तो काफ़ी परेशान है इससे, और पता नहीं कि कब तक परेशान रहेंगे, सो खुद हम लोगों को कुछ पता नहीं चल पा रहा है। झारखंड सरकार जिस तरह से काम कर रही है, जिसकी आलोचना हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या लगता है कि उसके स्थान पर किस सरकार को बुलाया जाए, किस पार्टी को? देखिए, अब जनता ये खुद तय कर लेगी कि किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है। लेकिन जिस उद्देश्य से सरकार बना, जिस प्रकार की अच्छी मजबूत गठबंधन है कांग्रेस की, RJD की और उसकी झारखंड मुक्ति मोर्चा की, आज इस सरकार का मैं क्या गिनाऊं बताइए। उग्रवाद चरम पे आ गया। पिछले 5 सालों में जो उग्रवाद नहीं था यहाँ क्षेत्र में, वो फिर से चरम पे आ गया। इसका एक उदाहरण है मंगल सिंह सोई के विधायक का बॉडीगार्ड का जो खरे सरेआम बाजार में कत्ल कर दिया गया, और भी काफ़ी घटनाएं हुई जिसमें बहुत सारे लोग शहीद हुए। आज यहाँ के पदाधिकारी सुरक्षित नहीं है। रूपा तिर्की जो संथाल में पोस्टिंग था उसका, वो आत्महत्या कर लेती है। ये जो ललन यादव जो दारोगा था पलामू में, वो आत्महत्या कर लेता है। आखिर क्यों? सरकार का कुछ ना कुछ तो गलत नीति है, या फिर वो आप उसको प्रेशर बनाइए। मर्डर है कि दुर्घटना है कि आत्महत्या है, कैसे उजागर होगा? और आपके खुद के पदाधिकारी जब डिप्रेशन में है, इसका मतलब सरकार डिप्रेशन में है। आप मतलब मॉब लिंचिंग जैसा इतना बड़ा कठोर कानून आपने बनाया, उस कानून में डिफाइन करता है कि 2 या 2 से अधिक आदमी अगर मिलकर किसी को मारता है तो मॉब लिंचिंग के अंदर आता है। और उसमें काफ़ी मतलब बड़ी बड़ी धाराएं लगाई गई है, नन बेले बहुत सारे उसमें पनिशमेंट है, बहुत लंबी सजा है। तो ये जो कानून तो इसके बाद भी आप देखें कि अभी मॉब लिंचिंग की घटना हो गई। तो मेरा ये कहना है कि ये सरकार कर क्या रही है किसी को पता नहीं चलता है। सरकार चल भी रही है या नहीं चल रही ये भी नहीं पता। आप देखिए, सरकार के मंत्री नाराज हैं, सरकार के विधायक नाराज हैं, सरकार के परिवार में लोग नाराज हैं। तो ये सरकार अपना परिवार को खुश कर पा रहा है, ना सरकार में संबंधित गठबंधन के लोग को खुश कर पा रहा है। भले दबे जुबान से सरकार में सम्मिलित विधायक नहीं बोल पा रहे हैं। आज जो स्थिति परिस्थिति राज्य में है कि 81 के 81 विधायक इस सरकार से खुश नहीं है, क्योंकि किसी के क्षेत्र में कार्य नहीं हो रहे हैं और सारे के सारे लोग परेशान हैं। सिर्फ आश्वासन मिलता है, यहाँ पे पता चलता है कि फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कैसे पैसा वसूला जा रहा है, कैसे क्या किया जा रहा है। इस सरकार का मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। बड़ी JPSC यहाँ परीक्षा कंडक्ट करती है, जो सबसे बड़ी संस्था है JPSC जो परीक्षा कंडक्ट करती है। और हम कहते हैं कि सबसे छोटा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है वो ब्लॉक करता होगा कोई भी चीज़ का। राज्य में JPSC में इतने बड़ी घोटाला हो गए कि एक ही रूम में बैठने वाले सारे बच्चे पास हो गए। आप हजारीबाग में, आज ये न्यूज़ चैनल का शुभारंभ हो रहा है, तो मैं हजारीबाग की घटना बताना चाहता हूँ कि होमगार्ड जो गांव गरीब के लोग होमगार्ड में दौड़े धूपे होंगे, कूदे होंगे, आज होमगार्ड के जवानों का एग्जाम रिजल्ट सब कुछ कैंसिल करके उन्हीं लोग पे लाठी बरसाया जा रहा है। तो आखिर मान लीजिए अगर वो गलत कंडक्ट हुआ एग्जाम, आपने रद्द कर दिया, ये समझ में आए, लेकिन उसमें संबंधित पदाधिकारी दोषी हैं, उस बच्चे का क्या गलती है? आखिर ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं लोगों का मन बढ़ा हुआ है। राज्य में पूर्ववर्ती सरकार में झारखंड राज्य को कंट्रोल सिर्फ एक नंबर किया था 181 सॉरी 181, जो किसी भी पब्लिक को अगर परेशानी होता था सीधा 181 पे फ़ोन करता था वो, और 24 घंटे के अंदर उसका रिजल्ट आता था। ये सरकार बनी तो क्या की, सबसे पहले उसी को बंद कर दिया। तो आपका करप्शन रुकेगा कहाँ? अभी तक आपकी उपलब्धियां वो आपके मुंह से हम लोग सुनना चाहते हैं, हमारे दर्शक जो है जानना चाहते हैं। देखिए कि हम लोगों को जो उपलब्धियां हासिल करना चाहिए था, ये 2 वर्षों में कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा हम समझ सकते हैं। हम लोगों का एक बहुत दिनों का प्रतीक्षित मांग था झरपो टाटीझरिया का जो बूथ बाजार है, झरपो होते हुए जो पेटो तक हम लोगों ने पेटो सिवाने नदी पर पुल बनाया था, मैं जब विधायक था। और वो जो 6 पंचायत हमारा है दारू और टाटीझरिया का, काफ़ी उपेक्षित रहा है इन पिछले 5 वर्षों से। तो वो सड़क काफ़ी महत्वपूर्ण थी, तो वो सड़क मैंने इस बार बनाया, अभी उसका मैं शिलान्यास करूँगा।
एक हम लोगों का पुल था जो सैनिक स्कूल से धुमरे ले जाते हैं, वो ब्रिज क्रैश कर गया था 3 साल पहले। तो इस सरकार में हम लोगों ने उस ब्रिज को किया। वहीं पे चहाल में एक गांव है, उसका मैंने सड़क इस पर नया टेंडर करवाया। और जो पहले सड़क बनी थी जो टूट गई थी, उसमें तुर्कबाद से घसकोडी सड़क है, वहाँ पे डपो जो सड़क जाती है वो सड़क है। एक सड़क आती है हमारे यहाँ जिसमें मैंने जिसमें आरसीडी का बात किया, पीडब्ल्यूडी रोड बनने की बात किया, उसमें चंदवारा से कांको तक का सड़क है। एक है सरमाटांड जयनगर से सरमाटांड तक, एक सरमाटांड से चुटियारो होते हुए कांको तक, और एक है बघमारा से पिपराड़ी जो है गांव, उसका जो सड़क काफ़ी ख़राब है, काफ़ी पहले बना था, 2005 के करीब में पीएमजीएसवाई सड़क बनी थी, वो सड़क है। एक हम लोग के यहाँ बाबा नगरी है, तेलकुरी, वहाँ पे तेलकुरी से लेकर खरियोडी तक सड़क काफ़ी ख़राब हो गई थी। ये सड़क हम लोगों ने इस बार शिलान्यास किया, जो 29 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया। और एक माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम है 2024 तक सभी गाँव में खुलेगा नल, मिलेगा जल के तत्वाधान से एक भारत सरकार का जो बड़ी स्कीम हमारे यहाँ आई, वो 7 पंचायतों को जोड़ने वाली पाइपलाइन से पानी मिले, उसके लिए 7 पंचायत में सतडीहा में इसका शिलान्यास आने वाले हम लोग 26 तारीख को करेंगे। ये 7 पंचायतों को वो जल देगी, एक बड़ा योजना है। और आने वाले दिनों में हम लोग का जो टारगेट है, हमारा 9 पंचायत का चलगुस्सा प्रखंड पड़ता है, उसमें लगभग 7 पंचायत को मिल गया, 2 पंचायत को उपेक्षित छोड़ दिया गया। तो उस 2 पंचायत को कैसे जल मिले, उसका DPR वगैरह हम लोग बना लिए हैं, साइट भी लोकेट हो गया है। तो वो 2 पंचायत में, और जो हमारे यहाँ इधर जो बरकट्ठा का साइड जो पड़ता है, तो बरकट्ठा का जो साइड पड़ता है, यहाँ पे पानी कहाँ से आए, तो उसके लिए हम लोगों ने सरकार को मार्गदर्शन दिया है कि तिलैया डैम हमारा काफ़ी नज़दीक पड़ जाता है, और वो पानी अगर हम लोग लिफ्ट करते हैं पचपेड़ी में, बरकट्ठा में, तो झुरझुरी ये सब जो हम लोग का गोरहर सिलाडी एक बेल्ट में आ जाता है, बेड़ो कल्ला ये सब एक बेल्ट में आ जाता है। तो इसको हम लोग पानी आराम से दे सकते हैं। जो रेस्ट हम लोग के यहाँ पंचायत बच गया है, तो ये इस पर भी हम लोग काम करें, DPR बन रहा है, और बहुत जल्दी हम लोग बेड़ो कला जलाशय जल मीनार हम लोग प्रारंभ करेंगे। और जो GT रोड पे हम लोग का जो पंचायत पड़ने वाले हैं, झुरझुरी से लेकर के गुरहर तक, तो ये सब जो है, और सलैया पंचायत पड़ जाता है, और पचपेड़ी गंगपाचो पंचायत पड़ जाता है, गेपहाड़ी पंचायत पड़ जाता है। तो जो ये सब गांव छूट गया है, तो इन सब को हम लोग इस बार 2023-24 तक इसमें हम लोग सफलता हासिल कर लेंगे, और सारा गांव को पानी मिले इसका हम लोग मतलब सुनिश्चित करेंगे। कुछ हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि चूँकि हमारे यहाँ काफ़ी नदियाँ हैं, छोटी छोटी नदियाँ, लेकिन उसमें करंट बहुत रहता है, बहाव तेज़ रहता है, लेकिन पानी बह जाता है। तो एक सलैया में हम लोगों का टारगेट है, सलैया में वहाँ चेकडैम बनाने का। एक बर्मा में, जो बर्मा एक ही नदी पे आता है, ये बर्मा में चेकडैम बनाने का, और एक गेपहाड़ी में, उसमें एक सलैया जलाशय करके एक योजना बहुत पहले से चलता आ रहा था। तो सलैया जलाशय बनने से बहुत उसमें गांव इधर उधर हो जाता है, डूब जाता है, तो और किसानों को, बड़े किसानों को नुकसान हो जाता है। तो हम लोगों ने सोचा कि जलाशय नहीं बना करके उसको छोटे छोटे चेकडैम बना दें, ताकि वहाँ के लोगों को सुविधा मिल सके। उसी तरह हम लोगों ने एक घोरबंधा में, कलुआ कुदर में, और एक केंदुआ में हम लोगों ने वहाँ पे जलाशय का प्रस्ताव दिया है। बहुत दिनों से हम लोगों के यहाँ एक बरकट्ठा में सोमवार बाजार लगता है, जो हटिया लगता है, वो हम समझते हैं कि हमारे विधानसभा का सबसे बड़ा बाजार है वो। और काफ़ी दूर दूर के लोग आते हैं वहाँ पे, इचाक के लोग आते हैं, टाटीजरा दारू के लोग आते हैं, उधर काफ़ी बड़े व्यापारी आते हैं, किसान जो सब्जी उब्जी बेचते हैं, और जो बाज़ार करने वाले लोग जाते थे उनको काफ़ी कठिनाई होती थी वहाँ पे। मतलब अगर बरसात हो गया तो आपको पजामा उठा के जाना है, चप्पल उठा के जाना है, महिलाओं को साड़ी उठा के जाना होता था, रोड काफ़ी कीचड़, हाँ रोड पे होता, काफ़ी कीचड़ उचड़ हो जाता था, तो बहुत अव्यवस्था ही थी वहाँ पे। तो हमने और माननीय सांसद महोदय के मद से करीब 41 लाख रुपए के से विधायक और सांसद मद से हम लोगों ने उसका सुंदरीकरण किया। कल ही उसका उद्घाटन हम लोगों ने किया, और इससे काफ़ी मतलब वहाँ पे सोमवार बाज़ार में आने वाले लोग काफ़ी प्रसन्न होते हैं, बहुत सुविधा हुई, बहुत ही काफ़ी सुविधा हुई, हम लोगों को भी बहुत संतुष्टि हुई। और ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन जिस दिशा में हम लोगों को कार्य, जिस रफ्तार से कार्य होना चाहिए, निश्चित रूप से उस रफ्तार से काम नहीं हो पा रहा है। इस कार्य से हम खुद संतुष्ट नहीं हैं, और पता नहीं आने वाले दिनों में इस सरकार में हम लोगों को और क्या क्या झेलना पड़े। मैंने विधायक जी हमारे स्टूडियो में है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ के खास कार्यक्रम रूबरू में। धन्यवाद।
है।